आईपीओ हो तो ऐसा हमारी खास पेशकश। और इस खास पेशकश में अब तक की गरिमा बढ़ाते थे हमारे सहयोगी हर्ष। अब इसमें चार चांद और लगाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक जी, अभिषेक गुप्ता जी। अभिषेक जी, पहले तो मतलब इस कार्यक्रम में आप मुझे लगता है शायद पहली बार जुड़ रहे हैं, तो पहले तो विशेष स्वागत आपका है। दूसरी बार? पहली बार है सर। पहली बार है ना, तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अभिषेक जी आजकल धुआंधार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो हमारे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उसमें लाखों लाख लोग इनको देख रहे हैं और एक से एक जानकारी लोगों को दे रहे हैं। और जो है सिप की टिप में काफ़ी जो है जानकारी देते रहते हैं, तो हमने कहा थोड़ी जानकारी हमारे दर्शकों को भी दे दें, क्योंकि वो क्यों अछूते रहे इनके ज्ञान से। तो आईपीओ बाज़ार की हलचल जो है चाहते हैं कि ज़रा थोड़ी सी बताइए, कौन सा आईपीओ खुला हुआ है, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास हैं इस समय? थैंक यू विपुल सर। फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक आईपीओ मार्केट में आया हुआ है, नाम है अमलता हेल्थ केयर आईपीओ, और ये एक इकलौता आईपीओ है जो भी अभी मार्केट में सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है। तो चलिए उसकी थोड़ी सी डिटेल्स अब ले लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर लेकर आते हैं, तो आईपीओ कल खुल चुका है, 1 सितंबर को ये खुल चुका है और 3 सितंबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आज हम लोग हैं 2 तारीख को, यानी कि अभी काफ़ी सफिशिएंट टाइम है आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए। अलॉटमेंट जो इसका होगा वो आपको 4 सितंबर को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा। और लिस्टिंग डेट की अगर बात करें तो 9 सितंबर यानी कि अगले हफ्ते मंगलवार को ये लिस्ट होगा। चलते हैं आगे, थोड़ी सी और डिटेल्स लेते हैं इसकी। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो टोटल साइज़ है, अगर प्राइस बैंड की हम लोग बात करें तो 120 रुपये से लेकर 126 रुपये पर शेयर का इसका प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज जो रहेगा वो 119 शेयर्स का होगा, जो कि एक तरह से रिटेल निवेशकों के लिए है। और इसके लिए आपको एक तरह से 14,994 रुपये देने होंगे। ये रिटेल निवेशकों की बात हो रही है। वहीं टोटल साइज की बात करें, यानी कि टोटल जो आपका आईपीओ का जो साइज है वो 1 करोड़ शेयर्स का है, 126 करोड़ रुपए का ये साइज है। और टोटली ये फ्रेश इशू होगा, यानी कि ओएफएस का इसमें एक तरह से कोई भी हिस्सा नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की अगर बात करें तो पोस्ट इशू यानी कि इशू के बाद जो उनके पास अब होल्डिंग है प्रोमोटर्स की, वो करीब 63% से ज़्यादा की इनके पास प्रोमोटर्स की होल्डिंग रह गई है, जो कि इससे पहले यानी कि इशू से पहले उनके पास करीब 85% की होल्डिंग थी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और डिटेल्स देते हैं। अब जरा इसकी फाइनेंशियल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। अमंता हेल्थ केयर के फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। तो एसेट्स को आप देख सकते हैं, मार्च 2023 में 374 करोड़ रुपए थी, जो कि घटकर 2024 में 352 करोड़ रुपए पर आ गई। और 31 मार्च 2025 से फाइनेंशियल ईयर एंड में 381 करोड़ रुपए इसके एसेट्स बढ़ के इतने हो गए हैं। टोटल इनकम की अगर बात करें तो 262 करोड़ रुपए इसके 2 साल पहले इसके टोटल इनकम थी, जो कि बढ़कर 281 करोड़ रुपए होगी। यहाँ से ये घटा है 276 करोड़ रुपए पर इसकी टोटल इनकम आ गई। वहीं पैट की अगर बात करें, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो -2.11 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 11 लाख रुपए इसका जो पैट था वो 2023 में था। उसके बाद ये बढ़कर 4 करोड़ रुपए हुआ है और यहाँ से लगातार बढ़ोतरी ही हुई है, क्योंकि इस एंडिंग फाइनेंशियल ईयर में ये 11 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया था। एबिटा की बात करें तो 56 करोड़ रुपए, उसके बाद 59 करोड़ रुपए और यहाँ से भी ये बढ़कर 61 करोड़ रुपए मार्च 2025 के फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है। और बोरिंग्स की अगर बात करें तो 216 करोड़ रुपए, उसके बाद ये घटकर 205 करोड़ रुपए, लगातार ये घटी है, यानी कि 195 करोड़ रुपए पर इसकी बोरिंग आ गई है मार्च 2025 में। अब जरा बात कर लेते हैं कि अभी सब्सक्राइब कितना हुआ है। 1.5 दिन करीब हो गए हैं, तो देखते हैं कि अभी तक ये टोटल कितना सब्सक्राइब हुआ है। तो QIBs के कोटे में ये आप देख सकते हैं कि 0.07%, हालांकि ये लास्ट डे में ही ये हरकत में आते हैं, उसके बाद ये बल्क बाइंग करते हैं। NIIs की बात करें तो 16.21 टाइम्स ये एक तरह से रिकॉर्ड हो चुका है। रिटेल की अगर बात करें तो करीब 14.25 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है और टोटल जो है 10.64 गुना ये सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि ये 12 बजे के आंकड़े, 2 बजे के आंकड़े, अभी के आंकड़े अगर हम लोग देखें तो करीब 12 गुना ये टोटल सब्सक्राइब हो चुका है। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं GMP की। GMP में थोड़ा सा काफ़ी बड़ा उलटफेर एक तरह से इसमें देखने को मिला है। GMP अभी जो रिकॉर्ड हुआ है वो 9.5% ग्रे मार्केट में इसको प्रीमियम मिलता दिख रहा है। 12 रुपए का प्रीमियम सिर्फ देखने को मिल रहा है, जो कि कल की तारीख में एक तरह से अगर आप देखेंगे तो फिर करीब 20% का प्रीमियम मिलता दिख रहा था। और करीब एक तरह से अगर मैं बताऊं आपको तो 25 रुपए का इसमें एक तरह से ग्रे मार्केट में इसको प्रीमियम मिलता दिख रहा था। और 151 रुपए की एस्टिमेटेड लिस्टिंग बताई जा रही थी, लेकिन अब एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो होगी, जो कि ग्रे मार्केट के हिसाब से बताई जा रही है कि ये 138 रुपए पर शेयर पर हो सकती है। तो ये है कुल मिला के इस अमांता हेल्थ केयर आईपीओ की एक तरह से पूरी जानकारी। बहुत शानदार। और ये है कि हर्ष तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुराते हैं, आप भी थोड़ा सा मतलब जो है थोड़ा हल्का हल्का मुस्कुराहट आपके चेहरे पे आ रही है, अच्छी बात है। मैम से शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, आपके लिए एक टिप्पणी भी आई है अभी, कह रहे हैं कि वेलकम अभिषेक भाई, गुड टू शॉर्ट वीडियो फैबुलस एनालिसिस। तो ये आपके शॉर्ट वीडियो के फेवरेट जो आपका एनालिसिस रहता है उसके फ़ैन हैं, हमारे प्राइम मेंबर हैं ममराज सैन साहब।
तो देखिए प्रशंसक आपके मतलब काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, बहुत शानदार। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस आईपीओ को लेकर के? अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम घटा है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा माहौल बाज़ार का ऐसा ही रहा तो हो सकता है यहाँ पे जो है थोड़ा और इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। वैसे तो आप ग्रे मार्केट प्रीमियम पे ज़्यादा बात नहीं करती हैं, ठीक भी है, लेकिन वैसे ओवरऑल फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं इस आईपीओ के? जी बिल्कुल। देखिए, अमंता हेल्थ केयर की हम यहाँ पे बात करें तो ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि एंगेज होती है डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करने में। क्या डाइवर्स रेंज ऑफ जो स्टेराइल लिक्विड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी। अब अगर इस कंपनी के मैं फंडामेंटल्स की बात करूं तो एक वेल एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर है और ये फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में वेल एस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर है, डाइवर्स पोर्टफोलियो और डाइवर्स मार्केट में है। इनका मार्केट इंटरनेशनल और डोमेस्टिक काफी अच्छा खासा भी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज भी काफी बड़ी है। लेकिन इश्यू का साइज देखें तो बहुत छोटा है, 120 से 126 करोड़ का इश्यू का साइज है। अमूमन इस साइज के इश्यू जब लिस्ट होते हैं तो ट्रेड टू ट्रेड में लिस्ट होते हैं, तो ट्रेड टू ट्रेड ग्रुप में लिस्ट होते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो इनकी जो वैल्यूएशन है वो स्टीप लगती है। ये 45 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, इनफैक्ट टू बी प्रिसाइज 47 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे ला रहे हैं, जो थोड़ा महंगा लगता है अगर मैं इनके प्योर से इनको कंपेयर करूं जो कि सिर्फ 16 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे अभी चल रहा है। तो मुझे यहाँ वैल्यूएशन थोड़े से ज्यादा लगे, इसीलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया हो तो लगाइए। और छोटा इश्यू है, देखिए, तो छोटे इश्यू में लिस्टिंग के दिन कुछ भी हो सकता है, तो वो एक फैक्टर हमारे किसी के हाथ में नहीं रहता है, क्योंकि ये ट्रेड टू ट्रेड लिस्टिंग वाले कैंडिडेट्स होते हैं। 120 करोड़ 130 करोड़ जो इश्यू साइज के आईपीओ आते हैं, उस हिसाब से कुछ इसमें वॉलेटाइल मूव्स अगर लिस्टिंग पे हो जाए तो वो एक अलग ही चीज है। उसका अगर ध्यान नहीं है तो फिर एक बार रहने दीजिए, क्योंकि प्राइसिंग इसकी मुझे स्टीप लगी। लेकिन मैं फिर वापस बोल रही हूँ, छोटे साइज का इश्यू है तो लिस्टिंग किसी भी तरह की हो सकती है, यानी कि बड़े प्रीमियम पे भी लिस्ट हो सकता है, तो वो गारंटी नहीं है। लेकिन थोड़ी सी मुझे प्राइसिंग ज्यादा लगी, इसलिए सिर्फ लॉन्ग टर्म का नजरिया रख के सब्सक्राइब करिए। इसमें सब्सक्राइब करना है तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया लेकर के सब्सक्राइब करें। अच्छा मैम, मान लीजिए कि किसी ने सब्सक्राइब किया और लिस्टिंग के दिन जैसा अभी ग्रे मार्केट इंडिकेट कर रहा है 10-12% का अगर प्रीमियम मिल जाता है तो उस दिन फिर मतलब बुक करें या फिर तभी लिस्टिंग इन के लिए वेट करें? क्या आप मतलब लॉन्ग टर्म के लिए वेट करें? देखिए विपुल जी, मैं आपके साथ ही मैंने पहले शो किया था, मैंने तभी बोला था लिस्टिंग के दिन प्लीज आप जरूर बुक करिए, पार्शियली प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। मार्केट का मूड अच्छा नहीं है और अगर इसकी लिस्टिंग अच्छी हो गई तो इसमें पार्शियली जरूर मुनाफा वसूल करिए, क्योंकि देखिए जब ट्रेड टू ट्रेड ग्रुप में लिस्ट होते हैं काउंटर्स तो उसमें दोनों तरफ के सर्किट भी लगते हैं। आपने अगर पटेल रिटेल का एक एग्जाम्पल देखा हो तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह की कोई चीज इन्वेस्टर्स के साथ हो। महंगा लगता है, इसलिए फंडामेंटल्स के पार्ट पे मैं बहुत ज्यादा इसको लेके पॉजिटिव नहीं हूं। तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो और वो भी मार्केट की भी वॉलेटिलिटी को रिस्क ले सकते हो तो इसमें लगाइए, नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिए लगाइए। लिस्टिंग गेन का यहाँ पे कोई मुझे बहुत ज्यादा फंडामेंटल्स के हिसाब से नहीं लगता है। बाकी जैसा मैं बोल रही हूँ, छोटे साइज के इश्यू में कोई भरोसा नहीं होता, बड़े बड़े लिस्टिंग गेन भी लिस्टिंग वाले दिन हो जाते हैं। ठीक है, मन करे लगाइए, ना लगाइए लगाइए तो फिर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग गेन को लेकर के बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल के मत लगाइए, पहली बात। बाकी लॉन्ग टर्म के नज़रिए के सियाहत से ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैम बहुत सारे सवाल आपके लिए रहते हैं, ख़ास तौर से आईपीओ से जुड़े हुए। हम चाहेंगे कि कुछ एक को आप अगर एड्रेस कर सकें। जैसे हमारे विक्रम ठाकुर साहब एक हैं, वो कह रहे हैं कि विपुल जी, आस्था मैम को दंडवत प्रणाम। मेरा सवाल ये है कि विक्रम एनर्जी को लेकर, विक्रम इंजीनियरिंग को लेकर के आईपीओ अलॉटमेंट हुआ है, तो अलॉटमेंट में मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, मैं या फिर मुझे लॉन्ग टर्म तक रखना चाहिए? एक और हमारे दर्शक हैं गौरव त्यागी जी, कह रहे हैं विक्रांत इंजीनियरिंग का आईपीओ में अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो क्या लिस्टिंग के टाइम पे बाय करना चाहिए, या और अगर अलॉटमेंट मिला है तो क्या होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? विक्रांत इंजीनियरिंग को लेकर काफ़ी क्वेरीज हैं, आपकी टिप्पणी क्या रही? जी बिल्कुल। देखिए, विक्रांत इंजीनियरिंग की बात करें तो सबसे पहले अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो लिस्टिंग डे के दिन रहने दीजिए, आप इसमें खरीदारी नहीं करें। तो पहला जवाब तो बिल्कुल है ये। दूसरा, अगर लिस्टिंग इसकी अच्छी हो जाती है, जिसकी कि हमने भी यहाँ पे क्लियर राय दी थी कि यहाँ पे लिस्टिंग के गेन होनी चाहिए यहाँ पे, तो अगर बढ़िया लिस्टिंग होती है तो बिल्कुल मुनाफा वसूली जरूर करनी है, छोड़ना नहीं इसमें मुनाफे को। और ये अभी का, क्योंकि मार्केट का मूड माहौल ठीक नहीं है, और तो उस हिसाब से मैं अभी यही रेकमेंड करूंगी कि लिस्टिंग पे अगर कुछ भी मुनाफा होता है तो पार्शियली जरूर प्रॉफिट बुक करिए। पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये सलाह है। मैम लिस्टिंग के दिन कोई भी लिस्टिंग हो, क्या फ्रेश बाई करना चाहिए या थोड़ा सा फिर
शेयर के प्रदर्शन को 1 हफ्ते 10 दिन देखना चाहिए, उसके बाद जो है एंट्री करनी चाहिए? देखिए, फ्रेश बाइंग की सलाह तो मैं अमूमन नहीं देती हूँ लिस्टिंग डे के दिन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, तो उसको सेटल होने देना चाहिए। तुरंत उसमें एंट्री करने के जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा भी जो आईपीओ कुछ अलग ही कैटेगरी का हो तो बात अलग है। देखिए, अभी के जो 4 5 6 इश्यूज आए, वो मैं बार बार आपके चैनल पे बोल रही थी कि ये कोई भी ऐसे इश्यूज नहीं है जो बड़े बड़े गेन देंगे, या फंडामेंटली बहुत ही साउंड कंपनीज के हों। जी। तो वो इसके लिए भी अप्लाई होता है कि कोई इतना बड़ा भी फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है कि ये छूट जाएगा अगर हमने लिस्टिंग के दिन इसे नहीं लिया तो। इसलिए लिस्टिंग के दिन उन्हीं शेयर्स में आप खरीदारी करें जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो। वैसे अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो वो मिलते नहीं है आसानी से, क्योंकि फिर वो बड़ी प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं। तो जी। इसमें भी रहने दीजिए, इसको सेटल होने के बाद ही इसमें एंट्री करिए। सेटल होने के बाद ही एंट्री कीजिए। तो आपको भी धन्यवाद करेंगे, अभिषेक जी को भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन पहले आस्था जी को धन्यवाद कर देते हैं। आस्था मैम, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से यहाँ पर रहेगा क्या? देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स को इसमें रिकमेंडेशन दिए गए होते हैं। धन्यवाद विपुल जी बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक आपका भी। और ऐसे ही आप शानदार प्रदर्शन करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नई नई जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।